नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास जो हमारी बुक है यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो बुक है, इसके हम सारे दोस्तों वीवीआई जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे एमसीक्यूज हैं दोस्तों, उसे देखते जा रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में जितने भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा उनकी पीडीएफ आपको फ्री में दूंगा, यानी कि सारे एमसीक्यू जितने भी करा रहा हूँ उनकी पीडीएफ आपको फ्री में इस वीडियो में दी जाएगी। उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसे आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एमसीक्यू है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं एमसीक्यू को मैंने इसमें क्या किया है, नोट डाउन किया है, यानी कि इसमें मैं वही पढ़ाऊंगा। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा एमसीक्यू का तो दोस्तों आप इसे बस पढ़ लीजिए। आपका इसमें से एमसीक्यू अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम में जरूर भिड़ेंगे यहाँ से एमसीक्यू। तो आइए चालू करते हैं अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के एमसीक्यू। दोस्तों जो हमारा पहला एमसीक्यू है, हरित क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका मुख्य रिजल्ट क्या था, यह पूछा जा रहा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उससे खाद्यान्न में क्या हो गई थी, भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, थर्ड। यानी कि जो हमारा उद्योग थे उसे तीन भागों में क्या किया गया था, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के तहत विभाजित किया गया था। तो थ्री इसमें यानी कि तीन सही हो जाएगा, यानी कि अब जिसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा थर्ड है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें एनडीसी जो थे हमारा यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई यह पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, 1952, यानी कि 1992 में जो हमारा एनडीसी है उसकी क्या हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी। तो 1992 करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति किस अवधि के दौरान शुरू हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक में। क्योंकि हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो 1960 के दशक में हुआ था और इससे भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो था ये किस देश में शुरू किया गया था। तो हम सभी को पता है जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान था ये चीन में चालू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, चीन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो हमने आर्थिक सुधार किए थे 1991 में उनका मुख्य कारण था राजकोषीय घाटे का बढ़ना, विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना और मुद्रास्फीति में वृद्धि होना, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार यानी कि एलपीजी की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। ठीक, भारत में एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे सेमेस्टर अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मतलब जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाइए हमारे चैनल पर देखिए। आपको एक वीडियो मिलेगा इस तरह का, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसी तरह का एक वीडियो मिलेगा। आप अगर इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे जितने भी सेमेस्टर अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में दी गई है, तो उसे आप भी डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के लिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आप इस वीडियो का लिंक पा जाएंगे। उसी के साथ साथ जो हमारी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की प्ले लिस्ट है यानी कि अर्थशास्त्र की प्ले लिस्ट है उसका भी लिंक पा जाएंगे आप, क्योंकि मैं अपने चैनल पर अर्थशास्त्र भी पढ़ाता हूँ। तो चलिए आइए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निजीकरण का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। जब सरकार क्या करती है, किसी सरकारी सेक्टर को निजी क्षेत्र को यानी कि निजी निजी क्षेत्र के स्वामित्व में दे देती है तो उसी को हम बोलते हैं निजीकरण। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, 1991 के सुधारों के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या उपाय किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 1951 में जो सुधार किए गए थे एलपीजी, उसमें औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति की गई थी, निजीकरण की शुरुआत की गई थी, कुछ उद्योगों को छोड़कर अन्य के लिए डी आरक्षण यानी कि क्या किया गया था, डी इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो इसमें हमारा उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न हमारा, जीएसटी निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। तो दोस्तों जो जीएसटी है वह एक अप्रत्यक्ष कर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का एक लाभ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
ठीक, एफडीआई से क्या होता है, उपरोक्त तो सभी चीजें होती हैं, रोजगार सृजन होता है, तकनीकी हस्तांतरण होता है, पूंजी का अंतर्प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, भारत को 1991 में राष्ट्रीय ऋण क्यों लेना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी, क्योंकि हमारे यहाँ उच्च राजकोषीय घाटा था, भुगतान संतुलन में संकट था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी थी, इसलिए हमने क्या किया, 1991 में अंतर्राष्ट्रीय ऋण लिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें उपरोक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। ठीक, अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश। ठीक दोस्तों, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण का एक गैर आर्थिक कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, सामाजिक परिवेश यानी कि सोशल इन्वायरमेंट। ये हमारा मानव पूंजी निर्माण का गैर आर्थिक कारक। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का मुख्य लक्ष्य है शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और शिक्षा में असमानता कम करना। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षिक उपलब्धि का मुख्य संकेतक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत में जो शैक्षिक उपलब्धि का संकेतक है वो साक्षरता दर है, विद्यालय नामांकन दर है और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का प्रतिशत, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, साक्षरता दर को मापने के लिए किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष और उससे अधिक। अगला है, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी साख समितियां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह जिसको हम एस एच जी बोलते हैं, दोस्तों स्वयं सहायता समूह होते हैं, इनका मुख्य रूप किसके लिए है, यानी कि ये किस लिए जो समूह है किस लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए, यानी कि ये लोगों के लिए है, और ये क्या करते हैं, लोगों को ऋण देते हैं, जो होते हैं एस जी एस टी, इसको आप जानते होंगे स्वयं सहायता समूह को। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती का एक मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पर्यावरण के लिए बेहतर। जो जैविक खेती होती है पर्यावरण के लिए क्या होती है, बेहतर होती है, या जैविक खेती का एक मुख्य लाभ है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, उपरोक्त तो सभी, क्योंकि जो विद्युत होता है उससे बेहतर सिंचाई सुविधा होती है, कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, बेहतर जीवन की गुणवत्ता होती है। अगला प्रश्न है, किसानों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो जो नाबार्ड है जो किसानों को क्या करता है, ऋण सहायता देता है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा 1982 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यशील जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए, 15 से 59 59 वर्ष तक के लोग, यानी कि जितने भी लोग 15 साल से 59 साल तक होते हैं उनको कार्यशील जनसंख्या के या कार्यशील वर्ग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों का लाभ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, सामाजिक सुरक्षा लाभ। ठीक, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोग कार्यरत दिखते हैं लेकिन उनका सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, लोग देखेंगे काम कर रहे हैं लेकिन जो उनकी सीमांत उत्पादकता होती है क्या होती है, शून्य होती है। अगर वो काम करें या ना करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई खेत है उसमें 5 लोगों की जरूरत है, अगर उस खेत में 5 लोगों की जगह 10 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 5 लोग हैं, एक्स्ट्रा जो 5 लोग हैं, क्योंकि जरूरत तो उसमें 5 ही लोगों की है और 5 लोग एक्स्ट्रा हैं, तो ये 5 लोग के यहाँ दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, यानी कि दोस्तों इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होती है, जो उनकी उत्पादकता होती है, जो अन्य 5 लोग लगे हुए हैं अनावश्यक लोग, उनकी जो उत्पादकता होती है क्या होती है, सीमांत उत्पादकता उनकी शून्य होती है। अगला है, स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी, जो अपने फर्म या उद्यम का मालिक और संचालन करता है, वही क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड या स्वनियोजित आदमी होता है। अगला प्रश्न, नियमित वेतनभोगी इंग्लिश में बोले तो रेगुलर सैलराइड कर्मचारी कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिन्हें
काम के बदले वेतन मिलता है और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होता है, वही होते हैं नियमित वेतन भोगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट है। श्रम बल यानी कि लेबर फोर्स में कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 200 सी, कार्यरत और काम की तलाश करने वाले दोनों व्यक्ति। जो कार्य कर रहे हैं, जो काम की तलाश कर रहे हैं, वो सब क्या होते हैं? श्रम बल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कार्यबल भागीदारी दर यानी कि वर्क प्रोपोर्शन पॉपुलेशन रेशियो क्या है? तो कार्यबल भागीदारी दर होता है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें बी, कुल कार्यरत जनसंख्या और कुल जनसंख्या का अनुपात, यानी कि जितना भी कुल कार्यरत जनसंख्या है बटे हम कुल जनसंख्या का अनुपात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कार्यबल भागीदारी दर। ठीक, यानी कि वर्क पॉपुलेशन रेशियो। अगला है, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धारणीय विकास जो है इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें करेक्ट है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऐसा गोल रखा जाता है कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन जो हमारी भावी पीढ़ी है यानी कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, यानी कि हम ऐसा भी विकास करेंगे जिससे हमारे आने आने पीढ़ियों को भी क्या हो, लाभ प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि हम आज अपने पर्यावरण को इतना दूषित कर दें विकास करके कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो पर्यावरण का लाभ ही ना उठा पाए। तो अगर हम इसको ध्यान में रखते लाभ मतलब विकास करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी वर्तमान जरूरतों को क्या करे, अब जैसे हम पूरा कर रहे हैं वैसे वो भी पूरा कर सके, तो इसी को बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि दोस्तों जीवाश्म ईंधन का जलना, वाहनों से उत्सर्जन और औद्योगिक गतिविधियां भारत में सभी क्या है, वायु प्रदूषण का कारण है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट है। भारत में जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देने का एक मुख्य लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए, आयात पर निर्भरता कम होगी। यानी कि जब हम बायोफ्यूल यूज करेंगे तो क्या होगा, हमें आयात जो करते हैं हम तेलों का दूसरे देशों से, उसकी निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। अनियंत्रित औद्योगिकरण, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर और गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों का अतिउपयोग, ये सभी क्या है, पर्यावरण क्षति के कारण है। तो इसमें हमारा उपरोक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण यानी कि ओजोन लेयर डिप्लेशन का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सी FCS। ठीक, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन प्रक्षरण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, चीन में आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म किस वर्ष शुरू किए गए? यानी कि भारत में जो आर्थिक सुधार हुए थे 1991 में हुए थे, उसी तरह चीन में भी आर्थिक सुधार हुए थे। तो चीन में आर्थिक सुधार किस वर्ष हुए थे ये पूछा जा रहा है। भारत में तो 1991 में हुए थे, हम सबको पता है, लेकिन चीन में कब हुए थे? ठीक, तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1978 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चीन में 1978 में क्या हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे। पाकिस्तान ने अपने आर्थिक सुधार किस वर्ष में शुरू किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी, 1988। जो पाकिस्तान है उसने 1988 में क्या किया, अपने आर्थिक सुधार शुरू किए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन चाइल्ड पॉलिसी यानी कि एक संतान नीति किस देश ने अपनाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी नीति अपनाई है जनसंख्या वृद्धि कम करने के लिए। अगला है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? तो टिस्को, अगर आप टिस्को का फुल फॉर्म नहीं जानते तो बता दें, टाटा आयरन एंड स्टील ठीक कंपनी इसका फुल फॉर्म है। यही प्रश्न पूछा जा रहा है इसकी कि टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1907, यानी कि 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1907 इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली आधिकारिक जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, 1881, यानी कि 1881 में भारत में पहली आधिकारिक जनगणना हुई थी। ध्यान दीजिएगा शब्द पे, आधिकारिक जनगणना। जनगणना जो आधिकारिक रूप से हुई थी पहली, वो हुई थी 1981 में। अगला है, इसमें से कौन सी एक व्यावसायिक फसल है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी, जूट। जो जूट है वो क्या है, एक व्यावसायिक फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत की
अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्वतंत्रता समय में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? पिछड़ी हुई थी और स्थिर थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण का पहला चरण यानी कि फर्स्ट स्टेज कब समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों बी 1981, माफ करिएगा 1921, 1921 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1951 से 1990 के दौरान भारत ने किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की जो प्रणाली थी या मिश्रित आर्थिक प्रणाली जो थी उसने भारत ने अपनाई 1990 से 1950 तक। अगला प्रश्न है हमारा हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा जोखिम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों ए छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता बढ़ गई। जब हरित क्रांति आई तो जो छोटा किसान था वो और ज़्यादा गरीब हो गया और जो बड़ा किसान था वो और ज़्यादा अमीर हो गया, क्योंकि जो छोटा किसान था वो अधिकतर मात्रा में मतलब लाभ नहीं उठा पाया ग्रीन रेवोल्यूशन का, लेकिन जो बड़ा किसान था उसके पास धन था, दौलत था, उसके पास उपकरण थे, तो उसने क्या किया जो हरित क्रांति थी उसका लाभ उठा लिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता बढ़ गई, ये सबसे बड़ा जोखिम था हमारे हरित क्रांति का। अगला प्रश्न है 1991 में आर्थिक सुधारों यानी कि एलपीजी में कौन सा शामिल नहीं था? तो आर्थिक सुधारों में जो एलपीजी था उसमें क्या क्या शामिल था? उदारीकरण शामिल था, निजीकरण शामिल था, वैश्वीकरण शामिल था, लेकिन उसमें केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन नहीं शामिल था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें क्या है? करेक्ट है कि केंद्रीकरण जो है हमारा उसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्या है दोस्तों? जो मानव पूंजी है उसके घटक हैं। तो इसमें हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों से क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, दोनों शिक्षा और स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारत में अधिकांश जनता अपनी आजीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि। जो भारत की देश था, जो भारत देश था जब आज़ाद हुआ तो ये अधिकतर इसकी जो जनसंख्या थी वो कृषि पर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। निर्भर होने का मतलब यह है कि अपनी आर्थिक आजीविका जो है वो कृषि से प्राप्त करती थी। तो इसीलिए इसमें हम कह रहे हैं कि जो भारत की जनसंख्या थी आज़ादी के समय वो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि पर निर्भर थी। अगला है 1978 में ओपन डोर पॉलिसी किसने शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। ये प्रश्न आपसे घुमा कर भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि ओपन डोर पॉलिसी किसने शुरू की या चीन ने निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिसी शुरू की, उसमें दो तीन पॉलिसी दे देगा। और या ये भी पूछ सकता है कि ओपन डोर पॉलिसी किस समय चालू की गई। तो यहाँ पर आप एक ही एमसीक्यू से तीन चार एमसीक्यू देख सकते हैं, इसलिए हर एक एमसीक्यू को आप बार बार पढ़िए। एक वीडियो जो ये हमारा है इसको एक बार नहीं दो बार तीन बार चार बार जितने भी बार आपका मन करे उतनी बार देखिए, जिससे आपके सभी प्रश्न क्या हो जाए अच्छे से याद हो जाए। तो ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने 1978 में शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर सी चाइना इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरे आला है इसमें, क्योंकि रिक्त स्थान के ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में। ठीक, तो पहला है औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान भारत को निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया। तो क्या हो जाएगा इसमें? कच्चा माल, यानी कि जो कच्चा माल है उसको भारत को निर्यात करने के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान मजबूर किया गया कि भारत कच्चा माल निर्यात करे और जो निर्यात अरे जो आयात करेगा वो क्या करेगा? वो निर्मित वस्तुएं करेगा। तो इसमें हमारा कच्चा माल सही हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थान में इंग्लैंड में तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण ने भारत को डैश के लिए मजबूर किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर व्यवसायीकरण, यानी कि जो व्यवसायीकरण है जब भारत में हुआ, जब इंग्लैंड में क्या हुआ? निजीकरण हुआ। ठीक, मतलब इंग्लैंड में जब औद्योगिकरण हुआ तो भारत में क्या हुआ? उसके फलस्वरूप व्यवसायीकरण हुआ। अगला प्रश्न है यहाँ पर मैंने एक सत्य असत्य का क्वेश्चन लिया है, यानी कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन लिया है कि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे आते हैं आपको सत्य असत्य के वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में। आप सोचेंगे आपने सिर्फ एमसीक्यू कहा था, अब आप सत्य असत्य करा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, देख लीजिए उसमें क्या ही जाता है, आपको पता चल जाएगा। अगर एग्जाम में आता है सत्य सत्य का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का तो कैसे आएगा। आपको एक स्टेटमेंट देगा ऐसे कि 1950 से 1990 के दौरान आयात प्रतिस्थापन की नीति का एक प्रमुख कारण विदेशी मुद्रा की बचत करना था। तो क्या होता है, ये क्वेश्चन सत्य है असत्य है? तो जो दोस्तों जो क्वेश्चन है ये है सत्य, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है? ट्रू है। तो क्यों? क्योंकि जो हमारा 1950 से 1990 तक के दौरान की आयात प्रतिस्थापन की नीति थी उसका एक मुख्य उद्देश्य सच में यही था कि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ट्रू है, यानी कि सत्य है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सत्य सत्य वाले, यानी कि ट्रू फॉल्स वाले आपके एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं और बड़े ही इजी आते हैं, आप उसे कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चन एक और है, मैंने जिस जैसे एमसी अरे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में बनाया, यानी कि रिक्त स्थान के रूप में बनाया है कि एसएसए
का पूर्ण रूप है। तो एसएसए का पूर्ण रूप क्या है? एसएसए का पूर्ण रूप है सर्व शिक्षा अभियान। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका वीडियो था ये समाप्त होता है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के इस सारे कवर हो गए इस वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में जिस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको जो आपकी प्लेलिस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास 12th की और क्लास 11th की उसको भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं हिंदी मीडियम में। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं इन सभी की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सोल्यूशन, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा फ्री पीडीएफ का लिंक, उस पर आप क्लिक करिए। फ्री पीडीएफ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो पीडीएफ है इस वीडियो का जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाए, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो, क्योंकि मैं वहाँ पर रोज़ आपको डेली फ्री में एमसीक्यू नोट्स देता हूँ। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।